Hello, my dear students. So today we are going to learn about atomic and molecular masses और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे that what is the difference between molecular mass and formula mass, right? तो चलिए शुरू करते हैं with atomic mass. Atomic mass क्या होता है बेटे? जैसे आपके पास कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? मास ऑफ एटम. एक एटम का मास that is called as atomic mass. अब आप एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन का है, बट आप यहाँ पे कोई भी एटम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सोडियम ले लो, ये सारे क्या है? एटम है. तो इनका जो मास होगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? अब मॉलिक्यूलर मास जब दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो उन्होंने बॉन्ड बना के रखा है, तो एक मॉलिक्यूल बन गया. अब इसमें मुझे इसका मास निकालना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सम करना पड़ेगा. सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. अब यहाँ पे मैं H2 का निकाल लूं या H2O का बोल दूं या O2 का बोल दूं, है ना, किसी का किसी भी मॉलिक्यूल का, तो दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. ठीक है, वो क्या हो गया? हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो गया. अब मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है CH4 का, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे हमें इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इस चीज की नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन हमारे पास है यहाँ पे CH4 है, ठीक है. अब CH4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा? एक कार्बन है. और हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे चार हाइड्रोजन है. अब हमें पता है कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है. अगर आपको नहीं पता तो आपको लर्न करने पड़ेंगे ये. ठीक है, ये 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपको लर्न करवाए जाते हैं. सो हाइड्रोजन से लेके एटलीस्ट 20 एटम्स तक का आपको एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास इनके याद होने चाहिए. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है. तो ये कितना हो गया? 12. और ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 4. तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? दैट इज 16. सो 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो 16 आ गया आपके पास से ना, तो ये क्या बन गया? 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 16. ऐसे ही आप वाटर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 16 कितना हो गया? 18. सिंपल टर्म्स है. आगे आपके पास और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले भी आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ रहा है ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. अब यहाँ पे मुझे अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगी? हमारे पास यहाँ पे कितने आइटम्स है कार्बन के? 6. 6 का जो एटॉमिक मास वो कितना होता है? 12 होता है. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस 12 क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008, पर हम इसको 1 ही लेते हैं. प्लस आगे क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 का एटॉमिक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. तो ओवरऑल ये है. फर्दर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 180.62 U. अब U क्या है यहाँ पे? U क्या है बेटा? U जो है वो यूनिट्स होती हैं एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मास की, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट इसमें स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, थोड़े से बड़े कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना इस तरीके से आपको आनी चाहिए. चलिए, अब देखो बच्चे, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास. अब जो एटॉमिक मास है, देखो मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है कैसे निकालेंगे हम. एटॉमिक मास को सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ गया. बट एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले अर्लियर टाइम पे तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते थे. ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम इजीली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते थे. अभी तो काफी एडवांस हो गया है, बट अर्लियर टाइम पे तो वहां उस टाइम पे हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज करते थे. अब रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे हम मैथ में क्या कहते हैं? हम मैथ में ऐसे कहते हैं ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स. यही कहते हैं ना, 12 आइटम्स. अब 2 डजन कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पे मतलब डजन जो है वो एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं हम. तो वैसे ही हम केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को एज अ
रेफरेंस यूज करेंगे, बट वो अर्लियर टाइम पे था। अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कार्बन 12 को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, किसको यूज करते हैं बेटा, कार्बन 12 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी यूज कार्बन 12 एज अ रेफरेंस टू कैलकुलेट द एटॉमिक masses ऑफ अदर एटम्स, राइट। अब कार्बन 12 ही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हमने उनमें से जो आइसोटोप यहाँ पे लिया है वो कौन सा है, कार्बन 12 है, तो इसलिए कार्बन 12 लिखना हम यहाँ पे जरूरी है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अभी हमने कहा कि यू जो है वो क्या होता है, एटॉमिक मास की यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना ग्राम, डजन, ठीक है, केजी, वो सारे क्या यूनिट्स हैं। तो ऐसे ही एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, यू होती हैं। यू बोल दो या एएमयू बोल दो, ठीक है, एएमयू भी आप बोल सकते हो, वन एंड सेम थिंग, 1 AMU। तो 1 AMU क्या होता है बेटा, 1 AMU होता है 1/12 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। अब अगर मुझे 1 AMU कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, वन, मुझे बताना हो कि 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है मैथमेटिकली, तो मैं क्या कहूंगी, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12। अब कार्बन 12 एटम का कितना, हाँ, हमारे पास यहाँ पे मास आएगा। अब कार्बन 12 कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि एक कार्बन में हमारे पास 6 मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, है ना, ठीक है जी, इतना सही है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अब 6 मास ऑफ प्रोटॉन क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मास कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चे, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाई, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। 6 + 6 कितने हो गए, 12 हो गए। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, दैट इज 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24। अब ये आ गया हमारे पास ग्राम में, ठीक है, ग्राम। अब यहाँ से 12 और 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कैलकुलेशन याद नहीं भी हो पाएंगी तो कोई बात नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है आपसे कैलकुलेशन, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बट वे 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 1 AMU को आप 1U भी बोल सकते हैं, 1U। तो 1U कितना हो गया फिर आपके पास, 1U हो गया 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1/U ऑफ कार्बन 12 एटम। अच्छा हाँ, चलिए यहाँ तक तो क्लैरिटी है। अब देखो, अब मैंने कहा कि 1U कितना हो गया, 1U हो गया 1/12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, 1/12 कार्बन 12 एटम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 12U कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12U। 12U कितना हो जाएगा, 12U हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स है। यहाँ पे 12 आपका नीचे था, ये देखो यहाँ पे 12 नीचे है, अब मुझे 12 यहाँ ले जाना है, ठीक है, इतनी सी तो बात है। 12U कितना हो गया, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो गया। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स हैं ये, इतने इसमें हमने जाना भी नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक आपको करवा रही हूँ। हालांकि ये टॉपिक जो है वो इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मोल कंसेप्ट है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, क्वेश्चन आपके वहीं से ही आते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको आना चाहिए, आगे फर्दर आपके जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां पे चीजें यूज हो सकती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। अब एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास तो हमें पता चल गया क्या होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें अगर हम, तो कार्बन जो है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, कौन कौन सी, कार्बन 12,
कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर इन केसेस में हमें फिर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है आइसोटोप्स का। जैसे कि यहाँ पे कार्बन 12 का कितना है, 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो अगर मुझे यहाँ पे इनका एवरेज मिल जाएगा तो मैं किसी एक सिंपल बोल सकती हूँ कि कार्बन, ठीक है। अब वहां पे मुझे हर बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, मैं इनका एवरेज निकाल लूंगी, कोई भी कार्बन होगा बस में हमने वही एटॉमिक मास फिर यूज करना है। सो दिस इज व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला मास के। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास किसी आयनिक कंपाउंड का मास निकालना हो, आयनिक कंपाउंड का मास कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या कहते हैं उसको? फॉर्मूला मास कहते हैं। तो फॉर्मूला मास जो है वो किसका होता है? किसी भी आयनिक कंपाउंड का होता है, फॉर एग्जांपल NaCl। तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे कि वी आर कैलकुलेटिंग दी फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। वे तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी हम सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का लेंगे, लेकिन जस्ट क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, इनके पास आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं, नेगेटिव आयन्स हैं, और ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं फॉर्मूला मास, राइट। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला मास किसका निकलेगा? जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनका। अब बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या हुआ फिर, है ना। क्योंकि दोनों ही केसेस में तो हम एटम का मास निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला मास में हम सम लेते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस का। सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड होगा और उसके आयन्स का मास लेंगे। बट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट। ये तो हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। मॉलिक्यूलर मास इज लिंक्ड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का C6H12O6, तो इसका हमने सारे फॉर्मूले का ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड या फिर फॉर्मूला मास इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है आपकी रेशो होती है, जैसे कि यहाँ पे CH2 जो है वो क्या है? वो ग्लूकोज की एक तरह से रेशो है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। तो C6H12O6, अगर मुझे इसकी रेशियो निकाल दो, मैं क्या कहूंगी? 1:2:1, ठीक है। इसी रेशियो में प्रेजेंट है ना ये कार्बन C6H12O6। अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन पे आपके पास दो हाइड्रोजन होंगे इस तरह से, और एक आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ये रेशियो बन गई आपकी। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है दैट इज रिलेटेड टू द रेशियो, ठीक है। रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास आपका किससे रिलेट करता है बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेट करता है। अब ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया C6H12O6, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा फिर? CH2O, ठीक है। ये आपका मेन डिफरेंस रहता है बिटवीन फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सो आज के लेक्चर में इतना ही। I'll see you in the next lecture. Do subscribe the channel and like the video and comment your doubts in comment section. Bye bye.